विधवा बहू और बेटी। करमजली मेरे बेटे को तो खा गई, अब मुझे भी भूखे मारना चाहती है। क्या कर रही थी अब तक? माँ जी, वो मैं बर्तन मांज रही थी। सुन लो माँ, महारानी इतने घंटों से बर्तन घिस रही थी, खाना क्या दिन ढलने के बाद बनेगा? माँ जी मुझे थोड़ी देर दे दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। ठहर जा, आज से तू किचन में कदम नहीं रखेगी, तुझे आंगन में बने चूल्हे पर खाना बनाना है। शीला के कहने पर विधवा बहू धूप भरी गर्मी में आंगन में बैठकर खाना बनाने लगती है। चूल्हा फूंकते फूंकते बेचारी बहू अपनी बुरी किस्मत पर फूट फूट कर रोते हुए कहती है, क्यों अर्जुन, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? शीला ने अपने बेटे अर्जुन की शादी संगीता से की थी, मगर शादी का साल लगने से पहले अर्जुन की मौत हो गई, जिसके साथ संगीता की खुशियां उससे छिन गई। वहीं निवेदिता और शीला का मन संगीता के लिए खटास से भर गया और वह अर्जुन की मौत का जिम्मेदार संगीता को ठहराती है और उस पर अत्याचार करती। अरे ओ करमजली, तेरा खाना बना नहीं? बस बन गया माँ जी, लाई। बहू जल्दी से अपनी सास और ननद को खाना परोसती है। खाने का एक निवाला खाते ही घमंडी निवेदिता बहू को घूरते हुए खाना थूक कर कहती, तू क्यों भाभी आंखें बंद करके खाना बनाया था? सभी में कंकड़ पत्थर भरकर लाई हो। अपनी बेटी की बात पर भरोसा करके शीला बड़ी ही बेरहमी से बेचारी बहू के बाल खींचकर उसे मारने लगती है। नास पीटी कामचोर करमजली, किसी काम की नहीं है तू, मेरे बेटे को तो खा ही गई, अब ये कंकड़ वाला खाना खिलाकर हमें भी मारना चाहती है। माँ जी मुझे मत मारिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब मैं तुझ विधवा को इस घर में एक पल नहीं रहने दूंगी। अत्याचारी शीला बड़ी ही सख्ती से बहू को घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगती है। तभी बहू गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, माँ जी मुझे इस घर से मत निकालिए, इस घर आंगन में अर्जुन की यादें हैं, मुझे उनकी यादों से दूर मत कीजिए, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। ठीक है, मगर आज के बाद तूने छोटी से छोटी सी भी गलती की तो वो दिन इस घर में तेरा आखिरी दिन होगा। उस दिन के बाद से विधवा बहू की जिंदगी और भी बदतर बन गई। उसे सूरज उगने से पहले उठना पड़ता। बेचारी बहू का सारा दिन सास और ननद के इशारों पर नौकरों की तरह नाचते हुए बीतता। एक दिन शीला और निवेदिता ढेर सारी खरीदारी करके घर लौटती। निवेदिता, कल तू नीले रंग का सूट पहनना और अच्छे से तैयार होना। माँ जी, निवेदिता को देखने लड़के वाले आ रहे हैं क्या? हाँ आ रहे हैं, और तू कान खोलकर सुन। अपना ये मनहूस मुंह लेकर लड़के वालों के सामने मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुझ विधवा अपशगुनी के कारण मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। जा जाकर खाना बना। अपनी सास के तीखे ताने सुनकर बेचारी बहू अपने कमरे में आकर बिलक बिलक कर रोती है और अगले दिन सुबह सुबह उठकर साफ सफाई करके सारा खाना तैयार करती है। इतने में कादम्बरी अपने बेटे राजीव के साथ आती है। आइए बहन जी, निवेदिता बेटी, सभी को चाय पिलाओ। जी माँ। अपनी ननद को लड़के वालों का स्वागत करता हुआ देखकर विधवा बहू की आंखों के आगे अपनी पुरानी यादें झांकने लगती हैं, जब शीला अर्जुन और निवेदिता के साथ संगीता के घर गई थी। संगीता पल के झुकाए शीला के सामने बैठी थी। तभी शीला ने कहा, बहन जी मुझे जो सवाल पूछना था मैंने पूछ लिया। मुझे आपकी बेटी पसंद है, एक बार अर्जुन और ये अकेले में बात कर ले। जी जरूर बहन जी। ये सुनकर संगीता सहम सी गई। तभी अर्जुन प्यार भरी नजरों से संगीता को देखते हुए बोला, माँ, मुझे संगीता पसंद है, हमें अकेले में बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शीला संगीता को चुन्नी चढ़ाकर उसके हाथों में शगुन और श्रृंगार की थाली देती है, जिसे देखकर संगीता की आंखों में खुशी के आंसू भर आते। अचानक संगीता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह उन यादों से बाहर आ जाती है, जहां उसकी ननद की होने वाली सास कादम्बरी उसे देखकर खुशी से कहती है, समधन जी, अब तो आपकी बेटी ही मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी, ये रिश्ता पक्का रहा, अब इजाजत दीजिए। ढलते दिनों के साथ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां घर में शादी की बधाइयां बजना शुरू हो जाती हैं, मगर विधवा होने के कारण शीला अपनी बहू को कमरे से बाहर आने पर भी पाबंदी लगा देती है और शादी की शुभ घड़ियां पहुंचती है। ससुराल का पूरा घर आंगन लाल रंग में घुल मिल रहा था। शादी में आई हुई औरतें 16 श्रृंगार में सजी हुई थी, मगर बहू के शरीर पर फीका सफेद रंग चढ़ा हुआ था। संगीता अपनी ननद के कमरे में आती है, जहाँ निवेदिता दुल्हन के जोड़े में सजी हुई बैठी थी। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आई हो? आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है और तुम अपना विधवा मुंह लेकर मेरे पास आ गई। अब क्या मेरी खुशियां भी खाकर मानोगी? मेरी प्यारी ननद, नाराज मत हो, मैं चली जाती हूँ। बस मेरा मन हमेशा से था कि मैं तुम्हें शादी के जोड़े में देखूं, बस इसलिए देखने आई थी। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से।
घमंड से भरी निवेदिता विधवा भाभी को उसे धक्का दे देती है, जिस कारण संगीता का सर दीवार की खुरचन से लग जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। इतने में वहाँ शीला आती है। बेटी तू तैयार हो गई? तो चल, बारात आ चुकी है। ये विधवा तेरे कमरे में क्यों आई थी? निवेदिता बड़ी चालाकी से अपनी माँ के सामने घुमा फिरा कर बात रखती है। अरे एकदम अच्छा किया तूने जो सब शुगनी को खुद को छूने ना दिया। विधवा का परछावा पड़ना होने वाली सुहागन के लिए अशुभ होता है, और मैं तो कहती हूँ इस निगोड़न के शरीर का सारा खून निचुड़ जाए। चल। ऐसा कहकर अत्याचारी सास ननद बेचारी विधवा बहू को मार डालने के मंसूबे से उसे कमरे में बंद छोड़कर चली जाती हैं और 7 फेरों के बाद निवेदिता अपने ससुराल आ जाती है। आज मेरी नई नवेली बहू अपने शुभ हाथों से इस हल्दी का छाप दरवाजे पर छोड़ दे और कलश गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। इस तरह ससुराल में निवेदिता की पहली रात बीतती है। अगले दिन पगफेरों की रस्म के लिए वह अपने पति के साथ मायके आई। प्रणाम माँ जी। दामाद जी आ गए? हाँ बैठिए। माँ जी, ये माँ ने आपकी और संगीता भाभी के लिए साड़ी भेजी है, ये लीजिए। संगीता अपनी ननद और उसकी पति का स्वागत करती है। तभी उसे अपनी गुजरी यादें याद आती हैं। शादी के बाद संगीता का ससुराल में पहला दिन था और वह अपनी सास के पांव छूती है। प्रणाम माँ जी। सदा सुहागन रहो बहू। माँ देखो ना, 16 सिंगार करके मेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही है, कहीं इन्हें किसी की नजर न लग जाए। अपनी ननद को आपकी नजर उतारने दो भाभी। फिर निवेदिता मुट्ठी भर कर लाल मिर्च से उसकी नजर उतारती है। वहीं सास भी बहू की बलाइयां लेती है, मगर एक अर्जुन के जाने के बाद सास और ननद का नाता एकदम बदल गया। अरे ओ विधवा, ऐसे आंखें गड़ा कर क्या देख रही हो? मेरे भैया को निगल कर तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी क्या, जो मेरे पति के पीछे पड़ी हो? मेरी प्यारी ननद, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी ननद दुख सहे। भगवान करे तुम्हारी मांग का सिंदूर हमेशा बना रहे। फिर निवेदिता ससुराल लौट आई। वक्त के साथ निवेदिता की शादी को 1 साल होने को आ गया। निवेदिता माँ बनने वाली है। उसकी दुनिया खुशी से भरी हुई है, मगर फिर वक्त ने बुरी करवट ली और राजीव की मौत हो गई, जिस पर कादम्बरी ने निवेदिता को घर से निकाल दिया। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। अरे जब मेरा राजीव नहीं रहा तो मैं तुझ अपशगुनी को अपने घर में क्यों रखूं? मेरे बेटे को खा गई डायन, दूर हो जा मेरी नजरों से। निवेदिता के लिए ससुराल के दरवाजे बंद हो गए और वो रोते हुए मायके जाने लगी और खुद में सोचने लगी, राजीव के चले जाने में मेरी क्या गलती थी जो मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा बोलकर निवेदिता फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी आंखों पर संगीता के साथ हुई ज्यादतियां उभर आईं। घर आकर निवेदिता ने रोते हुए अपनी माँ के आगे सारी बात रखी। माँ, राजीव नहीं रहे और मेरी सास उनकी मौत का जिम्मा मुझे ठहरा रही है, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मगर दामाद जी की मौत में तेरी क्या गलती? मैं उनसे बात करूंगी। माँ, भैया की मौत में भाभी की भी क्या गलती थी? हमने भाभी के साथ बहुत बुरा किया, उनकी जिंदगी को दुख से भर दिया। भाभी मुझे माफ कर देना, शायद ये मेरे कर्मों का फल है जो मेरे सर पर आ पड़ा और मैं भी सफेद रंग में खड़ी हूँ। ऐसा ना कहो निवेदिता, बीती यादें चुभन के सिवा कुछ नहीं देती। चुप हो जाओ। माँ जी और मैं तुम्हारी सास से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। अगले दिन शीला और संगीता निवेदिता के ससुराल गई, मगर कादम्बरी जिद पर अड़ी रही। उसने निवेदिता को घर में रखने से मना कर दिया। ऐसे में संगीता ने अपनी सास और ननद की जिम्मेदारी उठाई और उनका पेट पालने लगी। वह निवेदिता के खाने पीने का खूब ख्याल रखती, यहाँ तक कि अपने आगे का निवाला भी उसे खिलाती। अपने विधवा बहू को अपनी बेटी को अपनों से बढ़कर मानता देखकर शीला का मन पछतावे से भर गया और वो बोली, मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तेरे साथ गलत किया और तुझे अपशगुनी और न जाने क्या कहा। माँ जी, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, अब हम तीनों साथ रहेंगे। उस दिन के बाद से शीला अपनी विधवा बहू और बेटी के साथ बिना फर्क किए रहने लगी। उस रोज बबीता और रानी की दुनिया ही बिखर गई जब खेत में काम करते हुए उसके माता पिता पर बिजली आ गिरी और दर पर ही दोनों जान गंवा बैठी और एक ही पल में दोनों बहनें अनाथ हो गईं। बबीता दीदी देखो ना, विमला चाची कह रही है कि माँ पिताजी मर गए हैं। विमला चाची झूठ बोल रही है ना? ये सुनकर बबीता की आंखें भर आईं और वह बोली, हाँ रानी, पिताजी और माँ हमें छोड़कर जा चुके हैं, मगर तू चिंता मत कर, तेरी ये बड़ी बहन तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये कहकर बबीता रानी को गले लगा लेती है और रानी भूख भरी आंखों से उसे देखकर कहती है, बबीता दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना। ठीक है रानी, तू यहाँ पर बैठ, मैं कुछ बनाती हूँ। बबीता रसोई में आकर राशन के डिब्बे टटोलने लगती है, जहाँ उसे एक डिब्बे में मुट्ठी भर चावल मिलता है। रसोई में तो बस इतने से ही चावल रखे हुए हैं।
बबीता उस थोड़े से चावल से गीले चावल बनाकर रानी को खिला देती है और खुद पानी पीकर सो जाती है। अगली सुबह बबीता जब जंगल से होते हुए पानी भरने नदी पर जा रही होती है, तभी वह लाइन से लगे 3 पेड़ों को मुरझाया हुआ देखकर रुक जाती है। बेचारे ये पेड़ कैसे सूखकर मुरझा गए, मैं इन्हें पानी दे देती हूँ। बबीता घंटों तक नदी से गड़ा भरकर उन तीनों पेड़ों की जड़ों में पानी डाल देती है और घर चली आती है, जहाँ रानी बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर घबराकर बबीता के हाथों से पानी का घड़ा छूट जाता है और वह रानी को उठाती है। रानी मेरी बहन, तुझे क्या हो गया है, उठ ना। जैसे ही बबीता रानी की आंखों पर पानी के छींटे मारती है, वो होश में आ जाती है और भूख से छटपटाती हुई कहती है, दीदी, माँ पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? जब वो थे तो हम कितना अच्छा अच्छा खाना खाते थे, मगर अब तो हमारे पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं। चुप हो जा रानी, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर बबीता पड़ोस में रहने वाली मंदा का दरवाजा खटखटाती है। तभी मंदा दरवाजा खोलकर बाहर आती है। आय हाय, राम राम राम, सुबह सुबह के सनाथ का मुंह देख लिया। अरे ओ लड़की, क्यों पीट रही है मेरा दरवाजा? मंदा मौसी, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मेरे घर में राशन का एक भी दाना नहीं। मेरी छोटी बहन रानी भूख से रो रही है। हाँ, मेरे घर में क्या राशन कोटा खुला है जो चली आई भीख मांगने? एक तो तुम दोनों मनहूस अपने माँ बाप को खा गई, चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए मंदा बबीता के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। मंदा स्वभाव से बहुत ही मक्खर थी। उसने तो बस लोगों से लेना सीखा था और जहां बात देने की आती तो वह अपना पल्ला झाड़ लेती। बबीता की आंखों पर बस अपनी बहन का भूख से मुरझाया चेहरा नाच रहा था, जिस कारण वह बनिए के पास आती है। बिहारी काका, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मेरी बहन भूखी है। गरीब बबीता ललचाई आंखों से बोरी में रखे आटे को देखकर जैसे ही आगे आती है, कंजूस बनिया उसे दूर छिटक देता है, जिससे बबीता जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ पांव छिल जाते हैं। मगर इतने में भी उस अकड़ू बनिए का मन नहीं भरता। तब वह उसे जी भरकर खरी खोटी सुनाता है। अरे चोर ससुरी, हमारे आँख के सामने आटा चुरावत है, भाग जा यहाँ से वरना जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, फिर खाते रहना दोनों बहनें जेल की रोटी। बबीता का छोटा सा मन लोगों के धमकी और ताने में घुला जा रहा था। वो रोते हुए जंगल चली आई और उसने पाया कि कल जिस पेड़ में उसने पानी दिया था, आज उस पर हरे भरे पत्ते हैं। वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रही। रोटी के लिए गरीब को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। आज इंसानों के बीच इंसानियत ही नहीं रही, सभी पैसे के पीछे भाग रहे, किसी को किसी गरीब की भूख की नहीं पड़ी। ऐसा कहते हुए बबीता फूट फूट कर रोने लगती है और तभी एक पेड़ से रोटियों की बरसात शुरू हो जाती है। जैसे ही बबीता अपनी आंखें ऊपर उठाती है तो वो देखती है कि पेड़ की डाली रोटियों से लदी हुई है। अरे बाप रे, इतनी सारी रोटियां, ये कैसा जादुई पेड़ है जिस पर रोटियां उगती हैं? बबीता ऐसा बोल ही रही होती है, तभी पेड़ पर आंख, नाक और मुंह भर आता है और वो बोल उठता है, तुमने सही कहा बबीता, मैं हूँ जादुई रोटियों का पेड़। जो कोई इन रोटियों को खाएगा वो तृप्त हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई रोटियों के पेड़। मेरी भूखी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, अब मुझे जाना होगा। बबीता उन सारी रोटियों को बटोर कर घर आकर कुछ रोटियां रानी को खाने के लिए दे देती है, जिसे खाते ही रानी खुश होकर कहती है, अरे वाह दीदी, ये रोटी तो एकदम जलेबी जैसी मीठी है, मजा आ गया, लो आप भी खाओ। दोनों बहनें स्वाद स्वाद में सारी रोटियां खत्म कर देती हैं और मजे से सो जाती हैं। तभी सुबह होते ही घर का मालिक मदन दरवाजा पीटता है। अरे बबीता रानी, अरे ओ अनाथ, बाहर निकलो। अरे क्या बात है मदन काका, आप यहाँ? क्यों, अब क्या मुझे अपने ही जमीन पर आने के लिए तुम यतीमों की इजाजत लेनी पड़ेगी? हैं? चलो जल्दी से घर का किराया दो, वरना निकलो बाहर। छत छिन जाने के डर से बबीता और रानी के चेहरे पर डर छा जाता है और रानी कहती है, बबीता दीदी, अब क्या होगा? क्या काका हमें घर से निकाल देंगे? नहीं मेरी छोटी बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मदन काका, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ठीक है, तुझे कल तक का समय मैं देता हूँ। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे घसीट कर घर से बाहर फेंक दूंगा। ये कहकर मदन वहाँ से चला जाता है और बबीता रानी को लेकर जादुई पेड़ के पास आकर उसे पुकारती है, दीदी तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जागो जादुई रोटियों के पेड़, मुझे तुमसे मदद चाहिए। क्या बात है बबीता, तुम परेशान क्यों हो? बबीता जादुई रोटियों के पेड़ को सारी बात बताती है। तभी अचानक, बबीता मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐ मेरे साथियों, अपने जादुई रूप में आओ। इसके बाद उन तीनों पेड़ों पर एक सुनहरी चमक उतर आती है और एक पेड़ पर सोने की रोटी तो दूसरी पर साधारण रोटी और तीसरी पेड़ पर हीरे की रोटियां उगाती हैं।
जिसे देखकर रानी और बबीता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो जादुई पेड़ है। देखो दीदी, इन पर सोने हीरे की रोटियां लगी हैं। इसके बाद तीनों पेड़ झूम झूम कर अपने ऊपर से हीरे, सोने और साधारण रोटियां गिराने लगते हैं। जाओ बबीता, इन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लो। शुक्रिया जादुई रोटियों का पेड़, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बबीता सोने और हीरे की रोटियों को बेचकर मिले हुए पैसे से मदन लाल से वो घर हमेशा के लिए खरीद लेती है और साधारण रोटियों को खाने के लिए बचा लेती है। ऐसे ही दिन ढलता जाता है। अब जब कभी बबीता के घर में कमी घटी होती तो वह 3 जादुई रोटियों के पेड़ के पास आती और उनके जड़ों में पानी देती। बदले में जादुई रोटियों का पेड़ उसे सोने की, हीरे की और साधारण रोटियां देते। एक दिन रानी के मन में एक ख्याल उमड़ता है। बबीता दीदी, हमारे पास 3 जादुई रोटियों का पेड़ है जो हमारे मांगने से ज्यादा हमें देता है, मगर इसी रोजी रोटी के लिए गरीब धूप गर्मी में पसीना बहा कर कमाता है। वैसे भी हम घर में खाली बैठे, क्यों ना हम जादुई रोटियों की मदद से ढाबा खोल लें जहां हम ग्राहकों को सस्ते दाम पर अच्छा खाना खिलाएंगे। हाँ रानी, ये सही रहेगा। इस तरह ढाबा खोलने का फैसला लेकर एक बार फिर दोनों बहनें तीनों जादुई रोटियों के पेड़ के पास आ पहुँचती हैं। जागो जादुई रोटियों के पेड़, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद तीनों जादुई रोटियों के पेड़ पर एक सुनहरी चमक प्रकाशित होती है और इन पर से ढेर सारे सोने की रोटियां, हीरे की रोटी और खुशबू से भरी खाने वाली रोटी का ढेर लगा देती हैं। ये लो बबीता, जाओ इन सोने की रोटियों को सुनार को बेच देना। और इन जादुई हीरे की रोटियों को जौहरी से बेच देना, जिसे तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जाओ बबीता, तुम्हारे ढाबे की सोच सफल होगी। जब मुझ पर होगी खुशबूदार रोटियां, तुम्हारे ढाबे पर आने वाले ग्राहकों के मुंह लगेगी तो कभी न छूटेगी और तुम बहुतायत में बढ़ती चली जाओगी। शुक्रिया जादुई रोटियों के पेड़, अब तक मेरी मदद करने के लिए। इसके बाद बबीता उन जादुई सोने और हीरे की रोटियों को बेचकर ढाबा खोलने के लिए चलती फिरती जगह खरीद लेती है और जो कोई भी वहां आकर जादुई रोटी खाता वह खूब वाहवाही करता। इस तरह जादुई रोटियों के पेड़ की मदद से दोनों बहनों ने ढाबे के द्वारा अपनी बड़ी छाप छोड़ी और जब भी कोई गरीब उसके ढाबे पर आता तो बबीता उसे मुफ्त में भरपेट खाना खिलाती, क्योंकि बबीता ने एक बड़े वक्त तक गरीबी को जिया था, इसलिए उसे भूख और रोटी की कीमत का एहसास था।